हम बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हमारे यूनिट चल रही थी रासायनिक बंधन, दुर्बल अंतर क्रियाएं। ठीक है, वीक इंटरेक्शंस हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम हाइड्रोजन बंध और वांडरवाल बंध के बारे में समझ रहे थे। हाइड्रोजन बंध में हमने दो टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लिए थे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ तक हम पहुंच गए थे। अब हम हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ जो अदर कैरेक्टर्स हैं उनका अध्ययन करते हैं। अब पहला कैरेक्टर आता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड द सोलिबिलिटी। ठीक है, इसकी विलेयता किस तरह से प्रभावित करता है। तो हम देखते हैं कि जिन कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है वे सामान्यतः जल में विलयशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक जो सहसंयोजक प्रकृति के होने के कारण वैसे तो जल में विलयशील नहीं होते, परंतु अगर उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की संभावना हो तो जल में घुल जाते हैं। ठीक है, कब घुलेंगे? जब उनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की संभावना हो। जैसे एल्कोहल जल में विलयशील होता है क्योंकि इसमें OH समूह के कारण ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि एल्कोहल जल में क्यों घुलनशील है, क्योंकि ये जल के अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। देखो, तो शर्करा होती है उसमें कई OH समूह होते हैं जो जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। यही कारण है कि शर्करा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, शक्कर आदि सहसंयोजक यौगिक होने के बावजूद जल में विलयशील होता है। ठीक है, अब ये सहसंयोजक यौगिक हैं फिर भी जल में विलयशील हैं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और देखते हैं डाइमेथिल ईथर भी जल में पूर्ण रूप से विलयशील होता है, जबकि डाइमेथिल सल्फाइड जल में बहुत ही अल्प मात्रा में विलयशील होता है। क्यों? क्योंकि डाइमेथिल ईथर के ऑक्सीजन परमाणु जल के हाइड्रोजन परमाणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। देखो, डाइमेथिल ईथर है, ये रहा यहाँ पर, एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। ये डाइमेथिल ईथर है, इसके ये जल जो इसका ऑक्सीजन है ये जल के हाइड्रोजन HOH इसका हाइड्रोजन है, इसके साथ कौन सा बंध बनाता है? हाइड्रोजन बंध बना रहा है। यहाँ पे इसके हाइड्रोजन बंध बना रहा है, अतः ये इसमें जल में घुलनशील है। इसी प्रकार बेंजीन तो जल में विलयशील नहीं है, लेकिन पिरिडीन है। अब पिरिडीन विलयशील क्यों है? क्योंकि पिरिडीन का, देखो हम यहाँ पे देखते हैं, ये पिरिडीन है, ये जल में विलयशील क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्योंकि पिरिडीन का ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु जल के अणु के साथ में हाइड्रोजन बंध बना लेता है, जबकि बेंजीन में इस प्रकार के बंध की कोई संभावना ही नहीं होती है। यदि किसी अणु में 3 कार्बन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध है तो वो जल में विलयशील होता है। कैसे? 3 कार्बन परमाणु किसी अणु में प्रति 3 कार्बन परमाणु 1 ऑक्सीजन परमाणु उपलब्ध होते हैं तो वो क्या होता है? वो जल में विलयशील हो जाता है, क्योंकि पर्याप्त हाइड्रोजन बंध की संभावना होती है। ठीक है, इसी तरह से डाइएथिल ईथर तो जल में अविलय है, किंतु डाइऑक्सिन अत्यंत विलयशील है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 4 कार्बन परमाणु पर 1 ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये अविलय है। परंतु देखो, हमने डाइमेथिल ईथर देखा था, 2 कार्बन परमाणु पर 1 ऑक्सीजन उपलब्ध है ऊपर यहाँ पर, तो ये क्या है? जल में विलयशील है। और डाइएथिल ईथर जल में अविलय होती है। जबकि डाइऑक्सिन की बात करें, C4H2O2, ये क्या होता है? जल में विलयशील होता है। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन परमाणु पर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 कार्बन पर 1 ऑक्सीजन हो गया ना, तो हमें तो 3 पर 1 ऑक्सीजन चाहिए था। ठीक है, तो हमारा रेशो फुलफिल हो रहा है और ये डाइऑक्सिन जल में विलयशील होता है। अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल ग्लिसरॉल में भी 1 से अधिक OH समूह होने के कारण हाइड्रोजन बंध बनने की बहुत अधिक संभावना होती है, अतः ये दोनों भी जल में अत्यंत विलयशील होते हैं। हाइड्रोजन बंध के कारण कुछ नॉन एक्वस सॉल्वेंट की विलयशीलता भी प्रभावित होती है। जैसे वसा अम्लों के लिए क्लोरोफॉर्म एक अच्छे विलायक का कार्य करता है, क्योंकि इनका ध्रुवीय, जैसे क्लोरोफॉर्म क्या करता है वसा अम्लों के लिए अच्छे विलायक का कार्य करता है, क्योंकि CCl3H में जो ये हाइड्रोजन बंध अपना योगदान देता है। इसी प्रकार एसिटिलीन एसीटोन के साथ अत्यंत विलयशील है, क्योंकि ये दोनों परस्पर हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एसिटिलीन और एसीटोन के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है, अतः ये आपस में अत्यंत विलयशील हैं। अत्यधिक ध्रुवीय विलायक होने के उपरांत भी एसिटिलीन जल में विलयशील नहीं होता है। देखो, एसिटिलीन क्या जल में विलयशील होगा? नहीं होगा, क्योंकि जो एसिटिलीन और H2O के जो मध्य आकर्षण की तुलना में H2H2 आकर्षण बहुत अधिक प्रबल होता है,
अतः जल के अणु H2O के साथ ही हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, C2H2 के साथ, एसिटिलीन के साथ नहीं बनाते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमें मिल गया। देखो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मिल गया कि एसिटिलीन में हाइड्रोजन बंध बनाने की संभावना भी विद्यमान है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि एसिटिलीन की तुलना में, एसिटिलीन और H2O के आकर्षण की तुलना में H2H2O के बीच में जो आकर्षण बंध है वो ज्यादा प्रबल है। अतः जल के अणु H2O के साथ ही आपस में हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, एसिटिलीन के साथ में नहीं बनाते हैं। अब बात करते हैं श्यानता की। देखो यौगिकों के अणुओं में हाइड्रोजन बंध के लिए जितने अधिक केंद्र उपस्थित होंगे उतने ही अधिक अणुओं में संगुणन होगा और उसकी श्यानता उतनी अधिक होगी। जैसे श्यानता क्यों होगी, अधिक होगी? क्योंकि जितने अधिक हाइड्रोजन बंध बनेंगे उतनी अधिक श्यानता होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक व द्विध्रुव आघूर्ण। इसके लिए समझते हैं अणु में हाइड्रोजन बंध के आने से उनके सहसंयोजक बंधों की ध्रुवणता बढ़ जाती है, जिसके फलस्वरूप अणु एक डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक और द्विध्रुव आघूर्ण के मानों में वृद्धि हो जाती है। कुछ द्रवों के बढ़ते हुए डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक और द्विध्रुव आघूर्ण के मान यहाँ पे नीचे समझाए गए हैं। कैसे? देखो जैसे CH3 का CH3OCH3, इसके डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक और द्विध्रुव आघूर्ण के मान क्या हैं? यहाँ पे दिए हैं 5.02 और 1.30। इसी प्रकार मेथेनॉल है, इसका बहुत ज्यादा बढ़ गया, और H2O का इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब हाइड्रोजन बंध और क्रिस्टल संरचना प्रभावित करता है। कैसे करता है? यदि किसी आणविक क्रिस्टल में हाइड्रोजन बंध की संभावना हो तो क्रिस्टल संरचना ऐसी बनती है जिसमें हाइड्रोजन बंध की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है? और ऐसी संरचना एक विमीय, द्विविमीय तो त्रिविमीय जालक संरचना हो सकती है। अब एक विमीय जालक संरचना कैसी होगी, द्विविमीय कैसी होगी, त्रिविमीय कैसी होगी, इसको हम समझेंगे। देखो एक विमीय जालक संरचना में जैसे हाइड्रोजन साइनाइड, HF आदि एक रेखीय पॉलीमेरिक संरचना बनाते हैं। जैसे HF है, HF, फिर ये HF, ये जिगजैग संरचना बनाता है, क्योंकि HF में सहसंयोजक बंध छोटा होता है, जबकि दूसरा ये HF हाइड्रोजन बंध वाला लंबा होता है। इसके विपरीत HF2- आयन में संरचना रेखीय होती है, वो जिगजैग होती है, जबकि HF2 में रेखीय होती है, क्योंकि इसमें दोनों HF बंध दूरी समान होती है। FHF ये बंध दूरी समान होती है, तो ये क्या होता है, लीनियर होता है। जबकि HF में तो जिगजैग होता है और HF2 में लीनियर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन के हिसाब से। अब द्विविमीय संरचनाओं की बात करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल, बोरिक अम्ल आदि द्विविमीय परतीय संरचनाएं बनाते हैं। कैसे? जैसे ऑक्जेलिक अम्ल हो गया, बोरिक एसिड हो गया, द्विविमीय संरचना बनाते हैं, 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल रेखीय व परत दोनों प्रकार की संरचना बनाता है, जबकि बोरिक अम्ल केवल परतीय संरचना इस प्रकार नीचे दी गई संरचना बनाता है। बोरिक अम्ल क्या होता है, S3BO3। ठीक है? ये कैसी संरचना बनाएगा, एक परत संरचना बनाएगा, जिसमें एक बोरोन परमाणु है, OH समूह है, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है। देखो ये बोरोन है, ये OH है, ये OH है, और यहां पर ये क्या बन रहा है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। ठीक है? त्रिविमीय जालक संरचना है। इसके अंतर्गत बर्फ के क्रिस्टल जालक की संरचना का जैसे हम ऊपर बात कर ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त जैसे हम देखते हैं यहाँ पर टेल्यूरिक अम्ल होता है, अमोनियम फ्लोराइड आदि में भी हाइड्रोजन बंध के द्वारा त्रिविमीय जालक संरचनाएं बनती है। इसमें टेल्यूरियम और नाइट्रोजन परमाणु चतुष्फल के रूप से 4 OH समूह द्वारा 4 हाइड्रोजन परमाणु द्वारा घिरे होते हैं और अन्य अणुओं के साथ में हाइड्रोजन बंध के साथ बंधित होकर क्रिस्टल जालक बनाते हैं। उसके बाद आता है हमारा पार्ट क्लेथरेट यौगिक। क्लेथरेट कंपाउंड क्या होता है? देखो क्विनोल का एक क्लेथरेट कंपाउंड है, जहां पे एक आर्गन परमाणु फंसा हुआ है मेहमान के रूप में। ठीक है? तो यहाँ हम एक देखो क्या करते हैं, कभी कभी हाइड्रोजन बंध के द्वारा क्लेथरेट अथवा पंजर यौगिक बन जाते हैं। पंजर मतलब पिंजरेनुमा संरचना बन जाते हैं। क्लेथरेट लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पिंजरे में बंद होना। अब ये क्या है, कुछ अणु हाइड्रोजन बंध के द्वारा बंधकर इस प्रकार पिंजरानुमा संरचना बना लेते हैं कि उनके मध्य कुछ खाली स्थान रह जाता है, उसमें किसी अन्य अणु के या कोई अन्य यौगिक है उसका अणु फंस जाता है। इस फंसे हुए अणु को क्या कहते हैं, गेस्ट कहा जाता है, मेहमान कहा जाता है। और ये मेजबान या जो अणु पिंजरा बनाते हैं, मेजबान अणु के पिंजरे से तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक कि उस क्रिस्टल को गर्म करके अथवा किसी विलायक में घोलकर उस क्रिस्टल जालक अथवा पिंजरे को तोड़ नहीं दिया जाए। जैसे ऑर्थोक्विनोल है, ऑर्थोक्विनोल का जलीय विलयन जलीय होता है एल्कोहल के विलयन के साथ ऑर्गन गैस को यहाँ पर अगर क्रिया करवाएं तो इस तरह से एक ऑर्गन गैस, या एक सेकंड यहाँ पर देखते हैं, ये ऑर्गन
ये क्विनोल के साथ फंस जाती है, क्योंकि क्विनोल का ये OH ग्रुप इस दूसरे क्विनोल अणु के ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन बंध बनाता है। फिर उस दूसरे का OH ग्रुप तीसरे के साथ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इस प्रकार एक पिंजरानुमा संरचना बन जाती है। अब हाइड्रोजन बंध के सिद्धांत की बात की जाए तो हम यहाँ पे 3 सिद्धांतों की बात करेंगे, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैलेंस बॉन्ड और मोलिकुलर ऑर्बिटल। इन 3 सिद्धांत के आधार पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड के सिद्धांत को समझाते हैं। तो शुरू करते हैं। स्थिर विद्युत सिद्धांत, इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्रीटमेंट। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, जब किसी ऋण विद्युतीय परमाणु के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है तो उस सहसंयोजक बंध में ध्रुवता आ जाती है। देखिए यहाँ ऋण विद्युतीय परमाणु हाइड्रोजन जुड़ा है तो इसमें क्या होता है, ध्रुवता आ जाती है, आंशिक ऋणावेशित हो जाता है, आंशिक धनावेशित हो जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के पास क्योंकि 1s कक्षा की होता है, अतः एक सहसंयोजक बंध बनने के बाद दूसरे सहसंयोजक बंध बनाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि इसके लिए इसे 2s कक्षा का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी कोई संभावना नहीं। भाई इलेक्ट्रॉन को वहां तक पहुंचाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन बंध विद्युत ऋण परमाणु के साथ में इसका बंध कैसा हो जाएगा, ध्रुवता आ जाती है। अतः हाइड्रोजन बंध में एक ध्रुवीय अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे ध्रुवीय अणु के ऋणावेशित सिरे के साथ दुर्बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, अब दूसरा सिद्धांत क्या कहलाता है हमारा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वैलेंस बॉन्ड ट्रीटमेंट सिद्धांत। VBT के अनुसार हाइड्रोजन बंध केवल स्थिर विद्युत आकर्षण बल ही नहीं वरन कुछ अन्य संरचनाओं का अनुनाद होता है, जिसमें सहसंयोजक संरचनाएं, अनुनाद एवं स्थिर विद्युत आकर्षण सभी का योगदान होता है। उदाहरण HX व X माइनस की निम्न प्रकार की संरचना होते हैं। देखो ये HX है, HXY है, यहाँ पे अनुनाद हो रहा है, यहाँ पे स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा बना हुआ है। ये HX बंध था, ये Y के साथ में इस तरह से अनुनाद दिखा रहा है, ये X माइनस ये HY के साथ अनुनाद दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें ये तो सहसंयोजकता, ये अनुनाद स्थिर विद्युत आकर्षण से समझाया जा रहा है। संरचना फर्स्ट का कोई योगदान नहीं होना चाहिए, क्योंकि संरचना में हाइड्रोजन परमाणु द्विसंयोजी है, जिसके लिए हाइड्रोजन परमाणु को अपने 2s और 2p कक्षा काम में लेने होंगे, जो कि बहुत उच्च ऊर्जा वाले होंगे, इस कारण संभव नहीं है। तो ये तो कोई योगदान ही नहीं देती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सहसंयोजक बंध अत्यंत ही प्रबल बंध होता है, जिसकी बंध ऊर्जा हाइड्रोजन बंध से कम 10 गुना अधिक होती है। अतः इस संरचना का योगदान तो बिल्कुल नहीं है। सेकेंड और थर्ड संरचनाओं में हाइड्रोजन बंध का मुख्य रूप से योगदान देता है। तो यह संरचना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये संरचनाएं होती है यहाँ पे, एक तो अनुनाद द्वारा स्टेबल होती है और एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा होती है। अतः हम यहाँ पे क्लेरिफाई कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध में स्थिर विद्युत आकर्षण बल तथा अनुनाद का योगदान होता है। तीसरा होता है सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत। ठीक है, अब अणुकक्षक सिद्धांत कैसा होता है, देखो ये 1s है, ये 2px है, H हाइड्रोजन है या फ्लोरीन है, तो ये किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पर ये 1s है, BMO, ABMO और NBMO। बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है, नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन BMO में उपस्थित होते हैं। यहाँ पे फ्लोराइड माइनस है, तो इसमें क्या होता है, 2px 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं, तो यहाँ पर अबंदी में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं होता है। तो MOT का उपयोग से हम क्या व्याख्या कर सकते हैं कि HF2 आयन के लिए हाइड्रोजन बंध की व्याख्या कर सकते हैं। कैसे, उनके अनुसार हाइड्रोजन के एक 1s1 कक्षक और फ्लोरीन के एक 2px1 कक्षक तथा फ्लोराइड के 2pz2 कक्षक में, देखो फ्लोराइड में कितना है, 2pz 2 इलेक्ट्रॉन है। कक्षक के संयोग से 3 आणविक कक्षक बनेंगे, बंदी, अबंदी तथा विपरीत बंदी कक्षक, तथा इन तीनों कक्षकों में हुंड के नियमानुसार इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। हुंड के नियमानुसार क्या होता है, हुंड का नियम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा ही है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें। ठीक है, बंदी आणविक कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के अक्ष के दोनों ओर फैल जाते हैं। इस प्रकार 2 समान दुर्बल बंध बनेंगे। अबंदी आणविक कक्षक में विद्यमान 2 इलेक्ट्रॉन मुख्य रूप से फ्लोरीन परमाणु पर केंद्रित होंगे और इनका आणविक कक्षक यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, कैसा होगा, देखो ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोराइड, और ये बंदी आणविक कक्षक और ये अबंदी आणविक कक्षक है। तो इनसे तो बंदी आणविक कक्षक बनता है और इससे अबंदी आणविक कक्षक बन रहा है। तो ये किसकी संरचना थी, HF2 माइनस की। ठीक है,
तो ये हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बंध के कुछ प्रमुख सिद्धांत देख लिए हैं। हमने हाइड्रोजन बंध के जो क्लेथरेट यौगिक है उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब इसका थोड़ा सा पार्ट बच रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड का, उसके कुछ एविडेंस बच रहे हैं और उसके बाद वान डर वाल बंध बच रहा है। तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तब तक धन्यवाद।